प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, आज की खबरें इस प्रकार से हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय को मंजूरी दी है। 2021 में अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करने से पहले भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के केंद्र के घोषित लक्ष्य के अनुरूप हरित ईंधन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। मिशन में 4 घटक होंगे, जिनका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण को बढ़ावा देना है, जो हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए प्रमुख घटक है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय में हरित हाइड्रोजन संक्रमण कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए 17,490 करोड़ रुपए, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपए, अनुसंधान और विकास के लिए 400 करोड़ रुपए और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपए शामिल होंगे। केंद्र ने एक बयान में कहा है कि प्रारंभिक लक्ष्य सालाना 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। सरकार ने कहा है कि हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक सक्षम नीति के ढांचा विकसित किया जाएगा। एक मजबूत मानक और विनियमन ढांचा भी विकसित किया जाएगा। इसके अलावा मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचे की सुविधा प्रदान की जाएगी। अडानी एंटरप्राइजेज, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, JSW एनर्जी, लार्सन एंड ट्यूब्रो, ACME ग्रुप, रेन्यू पावर और अन्य ने निवेश योजनाओं की घोषणा की है। अशोक लीलैंड, जो कि भारत की अग्रणी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अपने बेड़े के एक हिस्से को चलाने के लिए एक गठजोड़ पर विचार कर रही है। हालांकि इलेक्ट्रोलाइजर की लागत और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण की कुल लागत अधिक होने के कारण यह क्षेत्र संभव समर्थन की मांग कर रहा है। देश में हरित हाइड्रोजन की वर्तमान लागत करीब $5 प्रति किलोग्राम है। प्रोत्साहन कार्यक्रम भारत के हरित अणु को प्रतिस्पर्धा बनाता है। शुरुआती कुछ परियोजनाओं के लिए और हरित हाइड्रोजन हब बनाने के लिए यह आवश्यक है, जिससे कि आपूर्ति श्रृंखला स्थापित की जा सके और उत्पादन के पैमाने में वृद्धि होगी। भारत ने अर्जेंटीना में 2 लिथियम खदानों और 1 तांबे की खान की पहचान की है और ये जल्द ही उन्हें अधिकृत या पट्टे पर ले सकता है। नवंबर 2022 में भारत सरकार ने संभावित लिथियम जमा का आंकलन करने के लिए भूवैज्ञानिकों की एक टीम को दक्षिण अमेरिका भेजा था। रिपोर्ट में खान मंत्रालय के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि खदानों का स्वामित्व या पट्टे पर देने का अधिकार खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के पास होगा या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान कॉपर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम है। इसका गठन 2019 में भारत के बाजार में रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद काबिल ने दिसंबर में वहां एक राज्य के स्वामित्व वाले संगठन के साथ साझेदारी करने के लिए रुचि व्यक्त की है, ताकि पहचान किए गए क्षेत्रों की खोज की जा सके और नियत समय में लिथियम के निष्कर्षण के लिए परियोजनाओं का स्थापना की संभावना तलाशी जा सके। उसी का वाणिज्यिक मूल्यांकन शुरू हो गया है। हमारा अर्थ यही है कि अब जो है ये खदानें हम लीज पर ले सकेंगे। अर्जेंटीना लिथियम का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद दुनिया में खनिज का तीसरा सबसे बड़ा भंडार भी है। लिथियम का व्यापक रूप से बैटरी और अन्य इलेक्ट्रिकल उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन खनिज के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। दिसंबर में काबिल ने लिथियम निकालने के लिए 2 क्षेत्रों की संभावना के लिए अर्जेंटीना स्थित कैमियन के साथ साझेदारी करने में रुचि व्यक्त की थी। मंत्रालय ने अक्टूबर में कहा था कि कैमियन ने ब्यूनस आयर्स में भारतीय दूतावास के माध्यम से कैटामार्का में, ला अगुआडा और एल इंडियो में 2 संभावित लिथियम परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की थी। दक्षिण अमेरिकी देश में लिथियम और अन्य खनिज संपत्तियों की सोर्सिंग का पता लगाने के लिए काबिल ने जुलाई और सितंबर 2020 के बीच अर्जेंटीना सरकार द्वारा संचालित कंपनियां जिसमें कैमियन और YPF के साथ 3 समझौतों में हस्ताक्षर किए। कथित तौर पर काबिल चिली से संयुक्त लिथियम खनिज परियोजनाओं की खोज की प्रक्रिया में है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि लिथियम जो बैटरीज वगैरह है, इसका सारी अब जो क्योंकि हम लोग का पेट्रोल से अब बैटरीज की तरफ आ रहे हैं, तो ये सारी जो है गाड़ियों में जो है, ट्रकों से लेकर कार, स्कूटर वगैरह में सब जगह लिथियम आयन की बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए अगर हम इन खदानों को लीज पे ले लेते हैं तो भारत पे भी जो है लिथियम आयन बैटरीज अपने आप में हम अपने देश में ही जो है ये बैटरीज बनाएंगे, और जो कि हमारे सारी आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उसमें ये यूज़ हो सकती है। इससे हमारे को जो चाइना पे डिपेंडेंसी है लिथियम आयन बैटरीज वगैरह लेने में, वो हमारे को कम होगी और देश की जो है इसमें प्रगति भी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर 22 जनवरी से शुरू होने वाली चीनी नववर्ष की छुट्टियों के बाद भी चीन में कोविड-19 लहर जारी रहती है तो भारत को मार्च और मई के बीच में उत्पाद
आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ सकता है। चीनी आपूर्तिकर्ता पहले से ही कोविड-19 के उच्च संक्रमण के कारण पिछले कुछ हफ्तों में दिए गए ऑर्डर के लिए डिलीवरी की समय सीमा का आश्वासन नहीं दे रहे हैं। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता जैना ग्रुप के प्रबंध निदेशक प्रदीप जैन ने कहा कि अगर चीनी नववर्ष के बाद भी कोविड का प्रकोप जारी रहता है, जैसा कि आशंका है कि मार्च मई में स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक जैसे उत्पादों को उपलब्धता को प्रभावित करने वाले घटकों की भारी कमी होगी। भारतीय कंपनियों ने उत्पादों को अग्रिम रूप से ऑर्डर करने की कोशिश की है, लेकिन डिलीवरी के बारे में अनिश्चितता है। चीन की कुछ फैक्ट्रियों में 30 से 50% कर्मचारी कोविड-19 से पीड़ित हैं। फिलहाल दिसंबर से पहले दिए गए ऑर्डर की चीनी कंपनियां पूरा कर रही हैं। लहर ने घटक निर्माताओं को भी प्रभावित किया है। बंदरगाहों पर लोडिंग कार्यों में भी व्यवधान के कारण शिपमेंट में कुछ देरी भी हुई है। किसी तरह अब हम इससे बचे हुए हैं। यदि संक्रमण दर बदतर हो जाती है और चीनी नववर्ष के बाद भी जारी रहता है तो ये एक प्रमुख मुद्दा बन सकता है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जापान ने देश के अन्य क्षेत्रों में आबादी को कम करने के लिए राजधानी से दूर जाने के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता बढ़ाने की योजना बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि टोक्यो महानगरीय क्षेत्र में पात्र परिवार वित्तीय वर्ष 2023 में शुरू होने वाले प्रति बच्चे 1 मिलियन येन प्राप्त करने में सक्षम होंगे यदि वे एक वंचित स्थानीय क्षेत्र में जाते हैं। पहले से मौजूद 3 लाख येन प्रोत्साहन से दुगनों से अधिक है। वित्तीय प्रोत्साहन उन चुनौतियों को उजागर करते हैं जिनका जापान अपनी कम जन्म दर और लंबी जीवन प्रत्याशा के साथ सामना कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से जनसंख्या का ह्रास देखा गया है क्योंकि युवा शहरों में अवसरों के लिए दूर चले जाते हैं, खाली घरों वाले इलाके को छोड़ देते हैं और घटते कर राजस्व से जूझते हैं। बच्चों के लिए बढ़ा हुआ समर्थन एक फ्लैट में 1 मिलियन येन के ऊपर आता है, जो परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए मिल सकता है। नए प्रस्ताव के तहत 2 बच्चों वाले एक परिवार को समर्थन के रूप में 3 मिलियन येन प्राप्त हो सकते हैं यदि वे टोक्यो क्षेत्र को छोड़ देते हैं। जापान की राष्ट्रीय सरकार ने 2019 में क्षेत्रीय क्षेत्रों में लोगों को आकर्षित करने की पहल शुरू की, जो उन परिवारों को अनुमति देता है जो मध्य टोक्यो महानगरीय क्षेत्र में 5 साल से रह रहे हैं। यदि वे स्थानांतरित होते हैं तो वे सहायता राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवार अपनी वर्तमान नौकरी पर दूरस्थ रूप से काम करना जारी रख सकते हैं, स्थानीय छोटे या मध्यम आकार के व्यवसाय में काम कर सकते हैं या स्थानीय क्षेत्र में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जो उन्हें और भी अधिक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। निक्की के अनुसार इस योजना ने 2021 में 1184 घरेलू प्रतिभागियों को देखा, जबकि पहले साल इसे 71 बार लॉन्च किया गया था। ब्रिटिश रेल कर्मियों ने मंगलवार को 1 सप्ताह की हड़ताल के साथ नए साल की शुरुआत की, जिससे देश में औद्योगिक कार्रवाई की नवीनतम लड़ाई में लाखों यात्रियों की काम पर वापसी बाधित हुई। 1980 के दशक में मार्गरेट थैचर के सत्ता में आने के बाद से ब्रिटेन श्रमिक अशांति के अपने सबसे खराब दौर की चपेट में है, क्योंकि बढ़ती हुई मुद्रास्फीति 10 साल से अधिक की स्थिर वेतन वृद्धि के कारण है, जिससे कई श्रमिक अपनी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। बार बार होने वाली रेल हड़तालों ने हाल के महीनों में नेटवर्क को पंगु बना दिया है, जबकि नर्स, हवाई अड्डे के कर्मचारी, पैरामेडिक और डाक कर्मचारी भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, जो मुद्रास्फीति के साथ तालमेल रखने के लिए उच्च वेतन की मांग कर रहे हैं, जो कि 40 साल के उच्च स्तर पर है, जो नवंबर में 10.7% तक पहुंच गई है। स्कॉटलैंड में अगले सप्ताह शिक्षक हड़ताल पर जाने वाले हैं। नेटवर्क रेल ने कहा कि औद्योगिक कार्रवाई के कारण रविवार 8 जनवरी तक रेलवे भर में ट्रेन सेवाओं में काफ़ी कमी आएगी। ट्रेन व्यस्त होंगी और बाद में शुरू होने वाले पहले समाप्त होने की संभावना है और कुछ जगहों पर कोई भी सेवा नहीं होगी। सरकार ने कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि देने का जोखिम नहीं उठा सकती, जिसका अर्थ है कि 1970 के दशक के अंत में ब्रिटेन को जकड़ने वाली औद्योगिक लड़ाइयों के संदर्भ में एक नई असंतोष की सर्दी करार दिया गया है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को नुकसान उठाना पड़ सकता है आगामी इलेक्शंस में। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि जोशीमठ में लगातार भूमि धंसने के कारण जोशीमठ में 561 घरों में दरारें आ गई हैं। घरों में दरारें आने के बाद अब तक कुल 66 परिवार जोशीमठ से पलायन कर चुके हैं। अब सिंहधारी और मारवाड़ी में भी दरारें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। सिंहधर जैन मोहल्ले के पास बद्रीनाथ NH और मारवाड़ी में वन विभाग की चेकपोस्ट के पास JP कंपनी गेट में लगातार दरारें आ रही है। यह दरार हर घंटे बढ़ रही है, जो चिंताजनक है। जोशीमठ नगरपालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार, सिटी बोर्ड के अध्यक्ष जोशीमठ ने कहा कि मारवाड़ी के 9 घरों में दरार आने की सूचना है और साथ ही वार्ड की अधिकांश सार्वजनिक सड़कों में दरारें दिखाई देने लगी हैं। जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड की JP कॉलोनी में भी जमीन से पानी रिसने के मामले सामने आए हैं। शैलेंद्र पवार ने कहा कि सुनील वार्ड की सभी मुख्य सड़कों पर भी दरारें बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को चलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। जोशीमठ में लगातार हो रही जमीन धंसने के बाद जिलाधिकारी चमोली ने संयुक्त दंडाधिकारी दीपक सैनी को जोशीमठ में
पदस्थापित किया है। इससे पहले दिन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में जमीन धंसने और कस्बे के कई घरों में दरारें आने की खबर के मद्देनजर कहा कि जिले के लोगों को बचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्थिति का जायजा लेने और आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री धामी जल्द ही जोशीमठ का दौरा करेंगे। यह बयान भूमि धंसने के कारण क्षेत्र के घरों में दिखाई देने वाली बड़ी दरारों की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में आया है, जिसे एक क्षेत्र में भूमि के उष्णाधार धंसने के रूप में जाना जाता है। इस भी उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में भूस्खलन की घटनाओं के बाद लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। जोशीमठ कस्बे में सर्दी का मौसम है और भूस्खलन के कारण मकान गिरने का खतरा अब एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। जोशीमठ शहर के 9 वार्ड भूस्खलन से व्यापक रूप से प्रभावित हुए हैं। शहर के इलाकों में घरों की दीवारों और फर्श में दरारें दिन ब दिन गहरी होती जा रही हैं, जो लोगों के लिए खतरे की घंटी है। बताया कि शैलेंद्र पवार ने बताया कि इससे धंसने से नगर क्षेत्र के 576 घरों के 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा सभी घरों का सर्वेक्षण किया जा रहा है। कई लोगों ने अपना घर भी छोड़ दिया है। कस्बे के अन्य 574 मकानों की तरह ही जोशीमठ नगर क्षेत्र की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माधवी सतीन के मकान को भी जमीन धंसने ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें भी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। कभी कभी सेल्फी लेना भी इतना डेंजर हो जाता है कि आदमी की ज़िंदगी पर बन जाती है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि वर्धा घाट रोड पर बंदरों के साथ सेल्फी लेने के दौरान 500 फुट गहरी खाई में गिरने से 39 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम की है। अधिकारी ने बताया कि अब्दुल शेख का शव बुधवार तड़के बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि अब्दुल शेख अपनी कार से कोणकन की ओर जा रहे थे और वरांधा घाट रोड पर वाघजई मंदिर के पास रुके। भोर पुलिस थाने के निरीक्षक विट्ठल डाबले ने कहा कि चारों ओर कुछ बंदर थे और जब वह गिर गया तो पृष्ठभूमि में उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। आज के घरेलू नुस्खे इस प्रकार से हैं। बढ़ती उम्र में पुरुषों के अंदर कमजोरी बढ़ जाती है। यहाँ एक घरेलू नुस्खे के बारे में बताया जा रहा है, जिसका 5 दिन लगातार सेवन करने से पौरुष शक्ति में इजाफा हो सकता है। आपने कई ऐसे पुरुषों को देखा होगा जो यौन संबंधित समस्या से परेशान रहते हैं। यह समस्या शारीरिक कमजोरी के कारण भी लोगों को परेशान कर सकती है। अन्य कारणों की बात करें तो ठीक तरह से खान पान पर ध्यान न देना, खराब दिनचर्या शारीरिक कमजोरी का मुख्य कारण बन जाता है। यह न केवल हमें कई रोगों की चपेट में ला सकता है और इससे हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी का असर देखने को मिल सकता है। इस समस्या से बचे रहने के लिए यहाँ आपको हम ऐसे ही घरेलू नुस्खे के बारे में बता रहे हैं कि यदि आप 5 दिन तक इसे फॉलो करो तो आपको 40 साल की उम्र में भी 25 साल जैसी ताकत का अनुभव होने लगेगा। यह घरेलू नुस्खा पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए भी कारगर साबित होगा और सारी कमजोरी को दूर करने के लिए भी है। इसके प्रभावी असर देखने को मिलेंगे। इस घरेलू नुस्खे में मखाने, दूध और छुहारों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। छुहारे या मखानों को कम से कम 2 से 3 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद एक गिलास दूध लें और उसे ग्राइंडर में डाल दें। अब इसमें छुहारे या मखानों को डालें और ग्राइंडर को 5 मिनट तक चलाएं और एक बढ़िया ड्रिंक तैयार कर लें। 5 दिन तक इसी तरह इस ड्रिंक को तैयार करके पिएं। आपको खुद ही इसका फ़ायदा महसूस होने लगेगा। सारी कमजोरी को दूर करने और पौरुष शक्ति को बढ़ाने के लिए घरेलू नुस्खा इसलिए भी कारगर साबित हो सकता है क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। छुहारे और मखाने दोनों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का गुण पाया जाता है। यह पुरुषों के पूरे स्वास्थ्य पर प्रभावी असर डालता है, जबकि दूध को ताकत बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से भी पीने की सलाह दी जाती है। इसलिए यह घरेलू नुस्खा सारी कमजोरी को दूर कर पौरुष शक्ति को बढ़ाने के काम आ सकता है। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस जो है 10 ग्राम का वो 51,300 रुपये है और 24 कैरेट गोल्ड का रेट जो है 10 ग्राम का वो 55,960 रुपये है।